वेलकम स्टूडेंट्स। तो हमारा जो चल रहा था लॉरेंस ट्रांसफॉर्मेशन चल रहा था, उसके लिए हमने इक्वेशन निकाल ली थी और उसके लिए हम अनुप्रयोग पढ़ रहे थे। फर्स्ट अनुप्रयोग हमने पढ़ा था वेगों का संयोजन, जिसमें हमने वेगों के फॉर्मूले निकाले थे यू एक्स डैश, यू वाई डैश, यू जेड डैश। वो कितने आ रहे थे, एक बार उनको रिवाइज करते हैं कि यू एक्स डैश इक्वल टू आ रहा था हमारे पास यू एक्स माइनस के वी अपॉन वन माइनस यू एक्स वी अपॉन सी स्क्वायर, इस तरह से आ रहा था। यू वाई डैश जो आ रहा था हमारे पास वो कितना आ रहा था, यू वाई अपॉन में एल्फा वन माइनस के यू एक्स वी अपॉन सी स्क्वायर, ये किसका आ रहा था, बाई वाले घटक का। और इसी तरह से यू जेड डैश जो आएगा वो यू जेड अपॉन में एल्फा वन माइनस के यू एक्स वी अपॉन में सी स्क्वायर। इस तरह से तीन फॉर्मूले हमारे पास निकल कर आ रहे थे। और यदि हम यहाँ पर व्युत्क्रम, जैसे व्युत्क्रम लॉरेंज रूपांतरण लिख रहे थे, उसी तरह से यदि हम यहाँ पर व्युत्क्रम वेगों का संयोजन लिखें तो वो किस तरह से लिख सकते हैं हम, वो सिमिलरली आप याद रख सकते हो इस तरह से कि यू एक्स इक्वल टू यू एक्स डैश प्लस वी अपॉन में वन प्लस यू एक्स डैश वी अपॉन में सी स्क्वायर। इस तरह से हो जाएगा। जहां पर भी v है वहां पर v के स्थान पर माइनस वी रख देना है, तो ये प्लस हो जाएगा। और जहां डैश नहीं है वहां डैश लगा देना है, ठीक है। यू एक्स वाला यहाँ पर डैश वाला आ जाएगा, यहाँ पर भी डैश वाला। इसी तरह से अगला वाला कौन सा होगा, इस तरह से हो जाएगा, ठीक है। इस तरह से व्युत्क्रम वेगों के संयोजन को भी हम वहां पर लिख सकते हैं, तो वो लिखने की जरूरत नहीं है, आप सिमिलरली देख सकते हो। सेकंड पॉइंट डलवा रहा था मैं यहाँ पर लंबाई का संकुचन, लॉरेंज फिट्जरेल्ड संकुचन। इसके बारे में देखते हैं कि ये क्या चीज है। लॉरेंज फिट्जरेल्ड संकुचन है क्या चीज, देखें कि एक निर्देश तंत्र हमारे पास कौन सा है, एस निर्देश तंत्र है, ये एस निर्देश तंत्र है। इसके अंतर्गत हमने इसको x मान लिया, इसको y मान लिया और इसको z मान लिया, और इसका ये क्या हो गया, मूल बिंदु O हो गया, ठीक है। इसी तरह से एक नया निर्देश तंत्र है s डैश, जो कि s के सापेक्ष v वेग से क्या कर रहा है, मूव कर रहा है। और इसके निर्देश तंत्र के निर्देश अक्ष मान लिए x डैश, y डैश, z डैश, और इसका मूल बिंदु मान लिया O, ठीक है। ये स्थिर है और ये इसके सापेक्ष, किसके सापेक्ष, s के सापेक्ष s डैश v वेग से गतिशील है। और इसमें एक कोई छड़ रखी हुई है, इस तरह से कोई इसमें छड़ रखी हुई है, कौन से निर्देश तंत्र में, s डैश निर्देश तंत्र में रखी हुई है। तो इसको एक एग्जांपल से हम समझने की कोशिश करते हैं। जैसे कि मैं यहाँ स्थिर हूं तो मैं s का काम कर रहा हूं स्थिर निर्देश तंत्र का, और एक छड़, इस तरह से एक छड़ है, एक बस के अंदर रखी हुई है, और बस है वो v वेग से इस दिशा में क्या है, गतिशील है। मैं यहाँ स्थिर हूं और मेरे सापेक्ष बस है वो v वेग से गतिशील है, और उसी के अंदर एक छड़ रखी हुई है। अब एक बस के अंदर एक आदमी बैठा हुआ है, तो जरा सोचें कि ये जो छड़ है किसके सापेक्ष स्थिर अवस्था में, क्या मेरे सापेक्ष स्थिर अवस्था में है जब, या फिर जो इंसान बस में बैठा हुआ है उसके सापेक्ष स्थिर अवस्था में है। तो हमेशा उसके सापेक्ष वो हमेशा स्थिर अवस्था में बनी रहेगी जो बस में बैठा हुआ है। मेरे सापेक्ष तो बस जितने वेग से गतिशील है उतने ही वेग से ये छड़ भी क्या है, वहां पर गतिशील है। इस तरह से हमने छड़ को मान लिया, ये छड़ है, और यहाँ की इस वाली पोजीशन है इसकी x1 डैश, और इस वाले पॉइंट की जो पोजीशन है इस बस में अंदर x2 डैश है। निर्देश तंत्र बनाया, बस को निर्देश तंत्र मान रहे हैं। उसके अंतर्गत इस पॉइंट का जो स्थिति है वो x1 डैश है, और इस पॉइंट की स्थिति है वो x2 डैश है। और यहाँ पर जिसके सापेक्ष वो स्थिरावस्था में है, वहां पर किसके सापेक्ष स्थिरावस्था में, जो बस में बैठा हुआ है उसके सापेक्ष, और उसके सापेक्ष उसकी जो लंबाई है यहाँ पर वो कितनी है, यहाँ पर एल नॉट। एल नॉट क्या होगी, उसकी वास्तविक लंबाई, वास्तविक लंबाई होगी। तो आपके तो दिमाग में आ रहा होगा कि हमेशा तो उसकी छड़ जितनी एल नॉट है 5 सेंटीमीटर की या 10 सेंटीमीटर की जो भी छड़ है उतनी ही बनी रहेगी, उसमें क्या चेंज हो जाएगा। लेकिन अल्बर्ट आइंस्टाइन का कहना था कि अगर कोई भी चीज v टेंड्स टू c वेलोसिटी से मूव कर रही है तो उसकी लंबाई में हमें संकुचन प्रतीत होगा। तो इसके सापेक्ष तो छड़ कौन सी अवस्था में है, स्थिर अवस्था में, लेकिन मेरे सापेक्ष तो छड़ v वेग से गति कर रही है, और v कैसा है, टेंड्स टू c होना चाहिए। अब बस का तो वेग कितना होता है, 50 किलोमीटर पर आवर या 100 किलोमीटर पर आवर, इतना हो सकता है। तो वो प्रकाश के वेग से तो बहुत कम है, लेस देन। तो वहां पर लंबाई में संकुचन, जो एग्जैक्ट लंबाई होगी वही हमें दिखाई देगी, लंबाई में संकुचन प्रतीत नहीं होगा। तो हम सपोज कर लेते हैं कि वहां पर जो बस है वो v टेंड्स टू c है, मतलब बहुत ज्यादा वेग है उस बस का। तब उसके अंतर्गत मेरे सापेक्ष उस छड़ को देखेंगे, मैं स्थिर अवस्था में हूं, यहाँ पर s निर्देश तंत्र का काम कर रहा हूं,
तो मेरे सापेक्ष अगर उस छड़ को मैं देखूंगा तो वो मुझे L नॉट लंबाई की प्रतीत ना होकर संकुचित प्रतीत होगी, मतलब छोटी दिखाई देगी इस छड़ के सापेक्ष, मतलब इस निर्देश तंत्र के सापेक्ष। तो यहाँ पर अगर मैं इस छड़ को देख रहा हूँ, यहाँ पर इसको डॉटेड से रिप्रेजेंट कर देता हूँ मैं यहाँ पर इस तरह से। अगर छड़ इसके सापेक्ष हम देख रहे हैं S डैश के सापेक्ष, तो वो उसकी तुलना में संकुचित, छोटी बनाना थोड़ी इसको, और यहाँ पर इसको मान लिया x1 और इसको मान लिया x2, तो इसकी लंबाई होगी L प्रतीत होगी, और यहाँ पर L लेस देन होगा L नॉट। ये चीज हमें प्रूफ करके लानी है, मतलब डिराइव करना है इस चीज को। तो आपने हेडिंग डाल दी थी, उसके बाद इस चित्र को बनाए, चित्र को बनाओ, इनको दोनों को पैरेलल में बनाना एक दूसरे के। किसी समय t पर हम छड़ की लंबाई का मेजरमेंट कर रहे हैं, तो s के सापेक्ष तो उसकी लंबाई हमें l प्रतीत हो रही है, और उसके अंतर्गत तो हमेशा उसकी लंबाई l नॉट प्रतीत होगी। l नॉट तो क्या है, वास्तविक लंबाई, और l जो हमें प्रतीत होगी आभास होगा उसका, इसलिए इसको बोलते हैं हम आभासी लंबाई। इन दोनों में हमें रिलेशन निकालना है और बताना है कि ये कम है और वो ज्यादा है, मतलब लंबाई है उसकी कैसी हो जाएगी। अगर हम किसी गतिशील निर्देश तंत्र के सापेक्ष छड़ की लंबाई को मेजर कर रहे हैं तो वो कम हो जाएगी, ठीक है, लंबाई में संकुचन हो जाएगा। मतलब इस छड़ को मैं भी स्थिर हूं, ये छड़ भी स्थिर है, एक बार इधर देखें कि मैं स्थिर हूं, ये छड़ भी स्थिर है इस तरह से, तब तो इसकी लंबाई जो है वो ही इसकी वास्तविक लंबाई है। और यदि ये मेरे सापेक्ष v वेग से गति करे और v कैसा है, टेंड्स टू c है, तो मेरे को ये छड़ संकुचित दिखाई देगी। ये किसका कहना था, अल्बर्ट आइंस्टाइन का, लंबाई में संकुचन। इस चित्र को बनाए, इसके बाद आगे लिखना है, इसमें लिखना क्या है पहले इधर देखना, चित्र को बनाने के बाद इसको ओ डैश कर लेना, इस बार में मूल पॉइंट को, मूल बिंदु को। देखें इधर कि हमने लॉरेंस रूपांतरण समीकरण पढ़ी थी, तो लॉरेंस रूपांतरण समीकरण x इक्वल टू कितना था, x डैश इक्वल टू अल्फा x माइनस के bt, यही थी प्रथम लॉरेंस रूपांतरण समीकरण। यदि हम x1 स्थिति के लिए लिखें तो x1 डैश इक्वल टू अल्फा x1 माइनस के v t1, ये हो जाएगा। और x2 डैश स्थिति के लिए लिखें तो x2 डैश इक्वल टू अल्फा x2 माइनस के v t2, ये हो जाएगा। अब v t1 और t2 क्या है, तो अलग अलग समय है, लेकिन किसी एक पर्टिकुलर समय पर, जैसे कि हम 5:10 पर इस चीज का मेजरमेंट कर रहे हैं लगातार, क्यों, उसका वेग है वो जा रहा है, टेंड कर रहा है c की ओर, v है वो टेंड कर रहा है c की ओर। तो इसके सापेक्ष हम इस छड़ के लंबाई का आकलन कर रहे हैं, जिसको बोल रहे हैं आभासी लंबाई। तो किसी समय t पर कर रहे हैं, तो चूंकि यहाँ पर t1 इक्वल टू t2 इक्वल टू t होगा, फिक्स होगा, समय एक पर्टिकुलर टाइम पर ही देख रहे हैं, t1 इक्वल टू t2 इक्वल टू t, एक इसको बोल दिया 2, इसको बोल दिया 3, ठीक है। t1 इक्वल टू t2 इक्वल टू t है, तब समीकरण 2 या 3 माइनस 2 से 3 माइनस 2 करें, यहां से x2 डैश माइनस की x1 डैश आ जाएगा, वो कितना आ जाएगा, अल्फा x2 माइनस के vt2 माइनस के अल्फा x1 माइनस के vt1, दोनों को घटा देंगे, अल्फा x2 माइनस के x1, ठीक है। यहां पर प्लस में अल्फा माइनस के vt2, या इस तरह से करें, माइनस के अल्फा भी कॉमन ले लिया, यहां से t2 बचा, और यहां पर कितना बचेगा, माइनस के t1, माइनस माइनस प्लस है तो ये प्लस ही बचना चाहिए, माइनस के t1, इस तरह से हम लिख सकते हैं इसको। और यहां पर
चूंकि T1 इक्वल टू T2 इक्वल टू T है, समीकरण इसको बोल दिया हमने 4। अतः चूंकि T1 इक्वल टू T2 इक्वल टू T माना, T के बराबर मान लिया इनको, तो x2 डैश माइनस के x1 डैश इक्वल टू अल्फा, कितना बचेगा x2 माइनस के x1। इस तरह से दोनों की अगर हम वैल्यू यहां पर रखें x2 डैश माइनस के x1 डैश, यहाँ पर x2 डैश माइनस के x1 डैश, इसकी L0 वास्तविक लंबाई हो जाएगी। इसको कैसे निकालेंगे, x2 डैश माइनस के x1 डैश, और इसको किस तरह से निकालेंगे, x2 माइनस के x1। तो यहाँ पर आगे देखते हैं, तो इसको हमने लिख दिया L0, इसको लिख दिया अल्फा और इसको लिख दिया L। अल्फा की वैल्यू कितनी थी हमारे पास, अल्फा इक्वल टू था 1 अपॉन रूट ऑफ 1 माइनस के v स्क्वायर अपॉन c स्क्वायर इनटू L। तो L इक्वल टू हमने लिख दिया L0 रूट ऑफ 1 माइनस के v स्क्वायर अपॉन c स्क्वायर। ये हमारे पास फॉर्मूला आया। अब इस चीज की वैल्यू बताओ, रूट ऑफ 1 माइनस v स्क्वायर अपॉन c स्क्वायर, इसकी वैल्यू कितने से कितने के बीच में हो सकती है, बताओ जरा। रूट ऑफ L इक्वल टू L0 रूट ऑफ 1 माइनस v स्क्वायर अपॉन c स्क्वायर, इसकी वैल्यू कितने से कितने के बीच में होगी, बता सकते हो क्या। देखो इधर देखो, रूट ऑफ 1 माइनस v स्क्वायर अपॉन c स्क्वायर, v मैक्सिमम कितना हो सकता है, c के बराबर, तब उस स्थिति में इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी, 0। ठीक है, ठीक है, तो मैक्सिमम 0 और v मिनिमम कितना हो जाएगा, 0। तो उस स्थिति में इसकी वैल्यू 1 तक होगी। तो 0 से 1 के बीच में ये क्या करेगा, बिलोंग करेगा। इक्वल भी हो सकता है इनके, तो इनके बीच में अगर वैल्यू आ रही है, जैसे हाफ आई, मान लिया कि इनके बीच में वैल्यू इसकी बिलोंग कर रही है v टेंड्स टू c होने पर, क्योंकि v एग्जैक्ट इक्वल टू c भी नहीं है और v एग्जैक्ट इक्वल टू 0 भी नहीं है, तो ये वाली स्थिति तो होगी नहीं यहाँ पर। तो इसके बीच में ही कौन करेगा बिलोंग, ये वाली स्थिति बिलोंग करेगी 0 से 1 के बीच में। जैसे हाफ मान लिया, यदि हाफ यहाँ पर करेंगे तो L0 अपॉन 2, L0 अपॉन 2, यानी कि L0 की आधी हो जाएगी लंबाई। अब दोबारा समझेंगे, मतलब क्या रहा कि बस के अंतर्गत छड़ रखी हुई है और उसी के अंदर एक आदमी बैठा हुआ है, उसके सापेक्ष तो वो हमेशा उस जितनी लंबाई की जो छड़ है उतनी ही दिखाई देगी। ठीक है, लेकिन यदि मेरे सापेक्ष उस छड़ को देखा जा रहा है तो वो छड़ है वो कैसी दिखाई देगी, संकुचित। और कितनी हो जाएगी, अगर इस हिसाब से देखें तो हाफ, अगर वैल्यू है तो आधी, मतलब आधी छोटी छड़ दिखाई देगी, इसलिए इसको बोल रहे थे हम लंबाई का संकुचन। तो यहाँ पर लिख सकते हैं आगे, क्योंकि रूट ऑफ 1 माइनस v स्क्वायर अपॉन c स्क्वायर है, इसकी वैल्यू 0 से 1 के बीच में आएगी, इसलिए यहाँ पर L है वो छोटा होगा, L0 है वो बड़ा होगा। मतलब हम ये कह सकते हैं कि इस गति जिसके सापेक्ष भी छड़ गतिशील अवस्था में प्रतीत हो रही है, तो वो मेरे सापेक्ष गतिशील अवस्था में है, तो जिसके सापेक्ष भी गतिशील अवस्था में है उसमें वो छड़ है उसके सापेक्ष कैसी दिखाई देगी, संकुचित दिखाई देगी। तो लिखें, इसमें चित्र बनाई लिए थे दोनों आपने, उसमें लिखें, माना दो निर्देश तंत्र S तथा S डैश हैं, माना दो निर्देश तंत्र S तथा S डैश है, निर्देश तंत्र S डैश माना दो निर्देश तंत्र S तथा S डैश है, निर्देश तंत्र S डैश निर्देश तंत्र S डैश, निर्देश तंत्र S के सापेक्ष, निर्देश तंत्र S डैश, निर्देश तंत्र S के सापेक्ष नियत वेग v से, नियत वेग v से प्लस x दिशा में गतिशील है, प्लस x दिशा में गतिशील है, तथा एक क्षण निर्देश तंत्र S के सापेक्ष, तथा एक क्षण निर्देश तंत्र S के सापेक्ष नियत वेग v से गति कर रही है। एक क्षण नियत वेग v से गति कर रही है, ब्रैकेट में लिख देना, जहां v टेंड्स टू c है, जहां v टेंड्स टू c है, ब्रैकेट में लिख देना इस चीज को।
सापेक्ष, अर्थात यह छड़ एस डैश के सापेक्ष स्थिर अवस्था में प्रतीत होगी, स्थिर अवस्था में प्रतीत होगी। नेक्स्ट लाइन से लिखना इसके बाद, निर्देश तंत्र एस में, निर्देश तंत्र एस में जिसके सापेक्ष, निर्देश तंत्र एस में जिसके सापेक्ष छड़ गतिशील है, निर्देश तंत्र एस में जिसके सापेक्ष छड़ गतिशील है, जिसके सापेक्ष छड़ गतिशील है, एक ही समय स्मॉल टी पर, एक ही समय स्मॉल टी पर छड़ के सिरों की मापित लंबाई, एक ही समय स्मॉल टी पर छड़ के सिरों की मापित लंबाई नहीं, मापित स्थितियां कर दो, छड़ के सिरों की मापित स्थितियां x1 व x2 है, x1 व x2 है। अतः निर्देश तंत्र S में, अतः निर्देश तंत्र S में छड़ की आभासी लंबाई, छड़ की आभासी लंबाई L इक्वल टू x2 माइनस x1, L इक्वल टू x2 माइनस x1 होगी, L इक्वल टू x2 माइनस x1 होगी। ठीक है, इसके सापेक्ष वो गतिशील अवस्था में थी, इसलिए वहां पर हमें आभास होगा उसके संकुचन का, तो संकुचित जो लंबाई है L इक्वल टू कितनी हो जाएगी, x2 माइनस x1। ठीक है, नेक्स्ट लाइन से लिखना है इसके बाद, निर्देश तंत्र S डैश में निर्देश तंत्र S डैश में निर्देश तंत्र S डैश में छड़ के सिरों की मापित स्थितियां, छड़ के सिरों की मापित स्थितियां x1 डैश व x2 डैश होंगी, x1 डैश व x2 डैश होंगी। अतः छड़ की अतः छड़ की वास्तविक लंबाई L नॉट इक्वल टू x2 डैश माइनस x1 डैश होगी, L नॉट इक्वल टू x2 डैश माइनस x1 डैश होगी। और इन दोनों चीजों को चित्रों के नीचे भी लिख देना जहां पर चित्र बनाए थे। x2 डैश माइनस के x1, x2 डैश माइनस के x1 डैश इक्वल टू L नॉट होगी। आगे लिखना, हम जानते हैं कि लॉरेंस रूपांतरण समीकरण, हम जानते हैं कि लॉरेंस रूपांतरण समीकरण निम्न होती है, लॉरेंस रूपांतरण समीकरण निम्न होती है। और इसे पूरा लिख दें, पूरा लिख दो इसको।
पूरा लिख दो L लेस देन L नॉट तक, उसके बाद लाइन लिखनी है उसमें। इसमें छड़ लंबाई के अनुदिश, इसमें जो छड़ जिस दिशा में गतिशील है उसी दिशा की लंबाई में चेंज होगा। जैसे कि ये छड़ इसमें इस तरह से रखी होती है, इस तरह से ना रखकर इस तरह से, तो इसमें संकुचन प्रतीत नहीं होता। गति की दिशा में ही जो भुजा है उसकी लंबाई की, उसी में संकुचन प्रतीत होगा, ये ध्यान रखना। अगर ये छड़ इस तरह से रखते हुए उस बस में इस तरह से गति करती तो उसमें संकुचन दिखता नहीं, इस तरह से होता तब हमें संकुचन उसमें दिखाई देता है, ये ध्यान रखना। मतलब गति की दिशा में ही जो भुजा है या लंबाई है उसी में संकुचन होगा, इस चीज का विशेष ध्यान रखें। तो लाइन लिखें आगे। किसी निर्देश तंत्र S में जिसमें छड़, किसी निर्देश तंत्र S में जिसमें छड़ स्मॉल v वेग से गतिशील है, किसी निर्देश तंत्र S में जिसमें छड़ स्मॉल v वेग से गतिशील है, उस निर्देश तंत्र में गति की दिशा में मापित लंबाई, उस निर्देश तंत्र में गति की दिशा में मापित लंबाई उस निर्देश तंत्र में गति की दिशा में मापित लंबाई L नॉट से संकुचित प्रतीत होगी, L नॉट से संकुचित प्रतीत होगी। L नॉट से संकुचित प्रतीत होगी। इसके बाद नोट डालें। एक नोट डालो इसके बाद। देखें इधर कि एक वर्गाकार प्लेट है, इस तरह से हमारे पास एक वर्गाकार प्लेट है इस तरह से, तो वर्ग है, इसकी प्रत्येक भुजा हमने मान ली स्मॉल a की है, ठीक है। और ये इस तरह से v वेग से क्या है, गतिशील है, और v टेंड कर रहा है किधर की ओर, c की ओर। अब ये मेरे सापेक्ष v वेग से गतिशील है, तो इस दिशा में गतिशील है, तो इसी के समानांतर भुजा कौन कौन सी आएंगी, ये और ये तो इसके लंबवत हो गई, वेग के लंबवत है, वेग की लंबवत भुजाएं ये तो इनमें संकुचन प्रतीत नहीं होगा, जो उसी की दिशा में उन्हीं में संकुचन प्रतीत होगा। तो ये a से कम हो जाएगी, ये भी a से कम हो जाएगी, ये सेम बनी रहेंगी इस तरह से a की, और इनमें से क्या हो जाएगा, संकुचन हो जाएगा। मतलब हम कह सकते हैं ये a की बनी रहेगी, ये a की बनी होगी, तो संकुचन होने के बाद उसकी लंबाई कितनी हो जाएगी, a रूट ऑफ 1 माइनस के v स्क्वायर अपॉन सी स्क्वायर। ये भुजा भी कितनी की हो जाएगी, a रूट ऑफ 1 माइनस v स्क्वायर अपॉन सी स्क्वायर। अरे L इक्वल टू L नॉट आ रहा था, रूट ऑफ 1 माइनस v स्क्वायर अपॉन सी स्क्वायर, तो L नॉट क्या था, उसकी वास्तविक लंबाई थी L नॉट, यहाँ पर क्या है, a उसकी वास्तविक लंबाई है, तो ये दोनों भुजाएं तो संकुचित हो जाएंगी और ये बराबर की रहेंगी, मतलब चारों भुजाएं बराबर नहीं रही। तो ये तो पहले तो वर्गाकार प्लेट थी, वर्गाकार प्लेट।
अगर वो v टेंड्स टू c वेलोसिटी से मूव कर रही है तो वो हमें कैसी प्रतीत होगी, वहां पर आयताकार प्लेट के रूप में हमें वो दिखाई देगी, प्रतीत होगी, है नहीं वास्तव में, लेकिन जब वो गतिशील होगी तो उस स्थिति में वो हमें कैसी दिखाई देगी, आयताकार दिखाई देगी, फील होगा इस तरह का। तो इसी तरह से बना दें इसको, समझ जाओगे इसी से कि वर्गाकार प्लेट है वो आयताकार दिखाई देगी। इसी तरह से एक और देखो, ये तो फर्स्ट हो गया, सेकंड देखें इस तरह से कि एक वृत्त है, इस तरह से एक सर्किल है, ये भी v टेंड्स टू c वेलोसिटी से मूव कर रहा है इस दिशा में, v टेंड्स टू c वेलोसिटी से मूव कर रहा है। तो इस तरह से इसकी दोनों ये बराबर होंगी जीवाएं, ये वाली यहां से यहां तक बराबर होगी, ये यहां से यहां तक बराबर होगी। तो ये भुजा, ये वाली भुजा है वो इसकी कैसी है, लंबवत दिशा में, इसमें संकुचन प्रतीत नहीं होगा। जबकि ये वाली जो भुजा है इसकी, ये इसको जीवा जो बोलते हो, व्यास बोलते हो, सॉरी जीवा नहीं व्यास, तो इसका जो ये वाला व्यास है, ये वाला व्यास, इसमें तो कोई संकुचन प्रतीत नहीं होगा। जबकि ये वाला जो व्यास है केंद्र से जा रहा है, तो ये वाला व्यास है वो संकुचित हो जाएगा, क्योंकि कौन सी दिशा में है, वो वेग की ही दिशा में है, तो वेग की दिशा में ही है, तो ये तो इतनी बनी रहेगी, ये संकुचित हो जाएगी। तो किस तरह से आकृति बनेगी हमें, हमारे पास कुछ इस तरह से बनेगी कि ये तो सेम बनी रहेगी लंबाई इतनी, ये वाली संकुचित हो गई, ये संकुचित हो गई, ये उतनी ही बनी रही। जैसे कि हमने इस पूरी रेडियस को यहां से यहां तक को कितना मान लिया, ये a मान लिया, और ये भी कितनी रहेगी, a मान लिया, तो ये अब भी कितनी बनी हुई है, a बनी हुई है। जबकि इसमें चेंजेस आ जाएगा कितने का, a रूट ऑफ 1 माइनस वी स्क्वायर अपॉन सी स्क्वायर। मतलब ये कह सकते हैं कि एक वृत्ताकार प्लेट कैसी फील होगी हमें, अगर वो v टेंड्स टू c वेलोसिटी से मूव कर रही है तो वो हमें दीर्घ वृत्ताकार दिखाई देगी। कैसी दिखाई देगी, दीर्घ वृत्ताकार प्लेट हमें वो दिखाई देगी। कौन सी स्थिति में, लेकिन v टेंड्स टू c, मतलब बहुत ज्यादा वेग है, ऐसा नहीं कि बस में ही रखी हुई है, उस वेग से ही अगर मूव कर रही है 80 किलोमीटर 100 किलोमीटर, तब हमें वो चीज फील नहीं होगी वहां पर, ठीक है। तो इसे भी बनाए वृत्ताकार प्लेट को दीर्घ वृत्ताकार प्लेट में। ठीक है, ये टॉपिक आपका कंप्लीट हो गया, लंबाई में संकुचन, सेकंड जो अनुप्रयोग था, तो इसमें क्या था कि लंबाई है वो संकुचित हमें वहां पर दिखाई देगी, ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट है काल वृद्धि वाला, उसे नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे। थैंक यू।